तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में। मेसोलिथिक, इसको मध्य पाषाण कहते हैं। ये दरअसल मध्य पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज में ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, संक्रमण काल भी है ये ट्रांजिशन पीरियड भी है स्टोन एज का, या लिथिक पीरियड का संक्रमण काल भी है। संक्रमण काल क्यों? क्योंकि इसके बाद नियोलिथिक या नवपाषाण और उससे पहले पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक का काल था, इसीलिए हम इस टाइम पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। अब इस टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है कि भारत में 9009 के बीसी से 4 के बीसी तक, यानी 4000 बीसी तक है भारत में। इसके बाद नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। तो मध्य पाषाण काल में ये ऐसी कौन सी अनोखी बात आपको भारत में देखने को मिलता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो इसको मध्य पाषाण क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड। सूक्ष्म पाषाण काल भी इसको कहा जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड, सूक्ष्म पाषाण काल। अब इस टर्म से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो पाषाण का मतलब है पत्थर, पाषाण का तात्पर्य है पत्थर, और सूक्ष्म यानी कि छोटा, माइक्रो लेवल पे। अब पत्थर का प्रयोग छोटे लेवल पे किया जाने लगा। अब अगर छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे किया जाने लगा है तो इसका मतलब यह है कि औजार बनाने में ज्योमेट्री का प्रयोग शुरू हो गया है। अब मानव इतना स्मार्ट हो गया। कब का मानव? 9000 बीसी से 4000 बीसी का जो भारत का मानव था, जो जंगलों में वास करता था, जो घाटियों में रहता था, प्लेनी रीजन में कोई नहीं रहता था। अभी सब जंगल में, वैली में, इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, गुफा में, पहाड़ों पे, इस तरह के क्षेत्र में रह रहे हैं। वो मानव अब माइक्रोलिथिक यूज करने लगा है, यानी कि ज्योमेट्रिकल स्किल आ गया है उसके अंदर, और ज्यामितीय स्किल से त्रिभुजाकार, वर्गाकार, इस तरह का कैलकुलेटिव मेथड में औजार बनाने लगा है। इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। आप देखेंगे कि इस समय का जो औजार मिलता है वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच तक का मिलता है। अब सोचिए कितने छोटे छोटे औजार बनने लगे हैं माइक्रोलिथिक पीरियड में। पत्थर, जैस्पर, चट जो पहले यूज होता था वही किया जाता था, और जो हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड में जिस तरह का पत्थर यूज करते थे, क्वार्टरजाइट, उसका प्रयोग अब धीरे धीरे कम होने लगा। अब इस समय के मानव की जो रहन सहन या लाइफ स्टाइल, हंटिंग गैदरिंग, शिकार और शिकार करना और उसको जमा करना, रखना के अलावा अब थोड़ा सा मानव हाईटेक हो गया है। अब मानव अपना घर भी बनाने लगा है मध्य पाषाण काल में, तो उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि मध्य क्लास या मध्य पाषाण काल का मानव स्किल्ड मानव है, स्मार्ट मानव है, ज्यामिति का प्रयोग करने लगा है। तो स्वाभाविक है कि इसका दृष्टिकोण अब जीवन के प्रति थोड़ा सा वैज्ञानिक हो गया है, यानी मानव जीवन मध्य पाषाण काल का वैज्ञानिक हो गया है। और वैज्ञानिक हो गया है तो क्या क्या किया है, तो कई ऐसे ऐसे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अभी भी महत्वपूर्ण है। जैसे अब मानव संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए, शिकार पर कब्जा करने के लिए आपस में युद्ध करने लगा है। ये जितनी भी हम लोग बात करेंगे, जितनी भी चीज हम लोग बात करेंगे, या जो भी फैक्ट हम लोग पॉइंट यहाँ बुलेट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका फिर अब हम लोग भारत में उसका एविडेंस देखेंगे कहाँ क्या मिला है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मानव आपस में वॉर करने लगा है, युद्ध करने वाला मानव हो गया है।
दूसरा, युद्ध करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी कि तीर धनुष का भी आविष्कार कर लिया है। तीर धनुष का आविष्कार हो गया। युद्ध क्यों कर रहा है? तो रिसोर्सेस पे या संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। कोई किसी के क्षेत्र में जा करके जो कंदमूल है या जो भी पशु हैं जिनको मार करके खाया जाता है, उनके क्षेत्र में आता है कोई दूसरा गुट या कबीला के लोग, तो आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ाई में औजार के रूप में तीर धनुष का भी अब प्रयोग शुरू हो गया है। तीसरा चीज क्या मिलता है? मध्य पाषाण काल का मानव घर भी बनाने लगा है, जिसको हम लोग गर्थ हाउस कहते हैं। गर्थ हाउस यानी कि या स्तंभ, गर्थ आवास। तात्पर्य यह है कि मानव अब क्या कर रहा है कि पहले गड्ढा खोद रहा है, कहीं पे गड्ढा खोद दिया, उसमें बैम्बू लगा करके उसके बाद इसके ऊपर वनस्पतियों का जो ये है अवशेष है उसको उस पे डाल करके अपना इसमें घर बनाने लगा है और इसमें रहने लगा है। पहले हम लोग क्या देखे थे पूरा पाषाण काल में कि मानव कहीं भी रह रहा है तो क्या कर रहा है कि वो केव में रहने का कोशिश कर रहा है, गुफा में, या फिर पेड़ के ऊपर रह रहा था, किसी वृक्ष के टहनी के ऊपर वो अपना रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहा है कि जगह स्थल है उसको खुदाई कर रहा है, उसको गड्ढा बना रहा है। अब सोचिए कितना हाईटेक टेक्नोलॉजी है। गड्ढा बना दिया और उसमें 2 खंभा डाल करके उसके ऊपर पराली डाल दिया, हो गया घर। जैसे आज भी आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ के जो टिपिकल ट्राइब है वो आज भी ऐसा ही घर बनाते हैं। आप सतह पे चल रहे हैं, फर्श पे चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे घर भी है। छोटा सा रास्ता बना रहेगा, उसी में से अंदर घुस जाइए, अंदर में जाइए, पूरा फैसिलिटी है। अब उनको दीवार खड़ा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि चारों तरफ से वही गड्ढा में ही चारों तरफ से उनका दीवार है ऊपर में। तो ये टेक्नोलॉजी आ गया। तो स्तंभ घर। इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि हमको चूल्हा का भी साक्ष्य मिलने लगता है। इसी टाइम पीरियड के लास्ट में हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के आखिरी चरण में भारत में अग्नि का प्रयोग शुरू हो गया था। हालांकि अग्नि और खेती का प्रयोग नव पाषाण काल का नियोलिथिक पीरियड का इन्वेजन है, लेकिन इसी समय से मिलना शुरू हो जाता है। तो चौथा महत्वपूर्ण, चूल्हा का प्रयोग। चूल्हा का जब प्रयोग हो गया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अग्नि का प्रचलन शुरू हो गया है। भोजन को पका करके खाने का प्रचलन शुरू हो गया है। पहले क्या करते थे कि बस शिकार किए और उसको निकाले और खा लिए। भोजन पकाने का प्रचलन। समझ में आया? हाँ। तो ये कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो हमको मध्य पाषाण काल में दिखाई देता है, जो पेलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल में नहीं था। इसके अलावा और भी चीज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो मानव इस समय तक आते आते अब पशुओं को पालतू भी बनाने लगा, यानी पेट भी पालने लगा। तो आपको इस समय पालतू पशु का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पालतू पशु, ये तीर धनुष से लड़ाई, ये गर्त आवास, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मानव अब अस्थायी जीवन जीने लगा है। अब सिर्फ मूव नहीं कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम नहीं रहा है, बल्कि अगर उसको लगता है कि इस एरिया में हमको अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा, जंगली जानवर मिल जाएंगे, पशु मिल जाएंगे, कंदमूल फल मिल जाएंगे, तो अब कोशिश कर रहा है कि वो यहीं पे कुछ दिन ठहर जाए। तो पालतू पशु की शुरुआत या पशु का पालन की शुरुआत, फिर अस्थाई जीवन,
परमानेंट सेटलमेंट का भी शुरुआत हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे लैंडमार्क चेंज है जो आने वाले समय में मानव के जीवन बदलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके कहा जा सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड का मानव ज़्यादा टेक्निकल हो गया, स्मार्ट हो गया और अपने जीवन को सरल बनाने लगा, और सरल बनाने के लिए वो सब कुछ हथकंडा अपनाने लगा जो चाहिए। समझ में आया? हो गया था, लेकिन लोग प्रयोग में नहीं था, हर जगह प्रयोग में नहीं था। जैसे हाँ, लोग जैसे अग्नि का आविष्कार क्या है, अग्नि का आविष्कार मान लो ऐसे था कि हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, हमको चकमक पत्थर मिल गया। एक पत्थर विशेष किस्म का पत्थर होता था, चकमक पत्थर किसी व्यक्ति को मिल गया। अब वो क्या किया, अचानक इस औजार बना रहा था तो कहीं पे सूखा ये था, लग गया। उनको उसके बारे में पता नहीं था कि ये इसको प्रॉपर कैसे यूज करना है। तो यूज में अगर देखा जाए तो भारत में ये नियोलिथिक पीरियड का फीचर्स है, नवपाषाण काल में अभी तक का ये है। लेकिन रिसेंट जो रिसर्च आया है उसमें ये मिलता है कि मिडिल मेसो पीरियड से ही ये धीरे धीरे प्रयोग में आने लगा था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक आ गया होगा। हम और आप उसको क्लासिफाई किए हैं कि यहाँ से यहाँ नवपाषाण काल, यहाँ से यहाँ मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। ये विकास धीरे धीरे होता चला गया। नवपाषाण काल में आम हो गया, कॉमन हो गया। जैसे आप मोबाइल का प्रयोग देखो, आज जितना मोबाइल का प्रयोग कॉमन है, आज से 10 साल पहले बिरले किसी के हाथों में होता था। जब शुरुआत में आया था तो बहुत रिच लोग होते थे, जो बहुत पैसे वाले थे, जिनका सोशल स्टेटस था या प्रेस्टीज था, उनके हाथों में मिलता था। अब कॉमन है, बच्चा के हाथ में भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके ये चीज आपको दिमाग में रखना है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। ये पॉइंट जब भी अब हम लोग बात करेंगे। एक और चीज मिलता है मानव जीवन के बारे में, कि जब मानव जीवन अस्थाई या परमानेंट रहने लगा गर्तावास में, तो वो अब अपने जो अंतिम संस्कार की विधि है अब उसकी भी शुरुआत कर दी है। और इसमें दोनों ही तरह का प्रयोग मिलता है, दफन करने का भी, बॉडी को जमीन के अंदर दफन करना, और दाह संस्कार यानी जलाने का भी ये भी शुरू हो जाता है। दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी शुरू हो जाता है, दार्शनिक सोच भी इनका शुरू हो जाता है। मानव इतना स्मार्ट हो गया कैसे? तो यहाँ पे जो अलग अलग जगह पे कब्र मिला है, उस कब्र में हमको क्या दिखाई देता है कि जो बॉडी है, उस बॉडी के साथ कुछ आवश्यक सामग्री को भी दफन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इहलोक के साथ साथ पारलोक का भी कॉन्सेप्ट है, कि मानव को जो चीज यहां हम देंगे ऊपर जाएगा तो वो सब चीज उसको मिलेगा। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं जो दान वान का कॉन्सेप्ट है सनातन संस्कृति में, मरणोपरांत जो कर्मकांड किया जाता है, हम लोग दान कर देते हैं। क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं ताकि ये सब चीज उनको वहां पे मिले, सुविधाएं मिले। तो ये चीज वहां मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हो चुका था। कब्र में या तब संस्कार के समय वो जो डे टू डे लाइफ में आवश्यक वस्तु या सामग्री होता था उसके साथ दिया जाता था, जो जितने भी ये लोग थे। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हमको क्या दिखाई देता है कि मानव फिलोसॉफिकल हो गया, यानी कि इसके बाद ऊपर के बारे में भी सोचने लगा, जैसे अभी मानव सोचता है। अभी का मानव इसको थोड़ा सा लॉजिकल नहीं समझता, तार्किक नहीं समझता है, कहता है ये सब बकवास चीज है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहां पे शुरू हो गया था। मनोरंजन के साधन बढ़ गए थे मेसोलिथिक पीरियड में। चित्रकारी यानी पेंटिंग तो था ही, श्रृंगार प्रसाधन भी बढ़ गया था। श्रृंगार प्रसाधन यानी कि सजना संवरने का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था इस समय। तो पेंटिंग के साथ साथ श्रृंगार, माला बनाए जाने लगे, दांत के, हड्डी के, इस तरह के
माला बनाए जाने लगे। एक और चीज, बेसिक चीज इस पीरियड में हमको दिखाई देता है जो बहुत आकर्षक है, वो ये है कि जो माइक्रोलिथिक औजार अगर है, छोटा छोटा औजार है, तो स्वाभाविक है कि इतने छोटे छोटे औजार को यूज करने में दिक्कत होता होगा। तो अब पाइप टेक्नोलॉजी लाया गया, यानी मान लो 1 सेंटीमीटर का कोई औजार है, इधर लिख लिया आप लोग, मिटाएं इसको। हाँ, हम मान लो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा औजार है, ऐसे कोई औजार है। अब इतना छोटा औजार को हम कैसे यूज करेंगे? तो यहां पे क्या किया गया कि अब इसको ऐसे किसी हड्डी के साथ या लकड़ी के साथ जोड़ दिया गया और अब इसको यूज किया जाने लगा। यानी मेन औजार बस यही है, बाकी अब इसका सहारा के लिए, जैसे आधुनिक हमारा औजार है। तो ये जो पाइप टेक्नोलॉजी आया, इसको पाइप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या नल टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं। यानी कि मुख्य औजार के साथ एक सहायक जोड़ दिया गया और इसके लिए हड्डी का और लकड़ी का विशेषकर प्रयोग किया गया। तो ये माइक्रोलिथिक पीरियड का एक अनोखी विशेषता थी। ठीक है, इसको नाली वर्जन भी कहा जाता है, नल या नाली। आज भी हम लोग देखते हैं कोई भी बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े औजार हैं उनके साथ सहायक हथियार के रूप में लगाया जाता है। जैसे कुल्हाड़ी ही देख लो, पहले का कुल्हाड़ी सिर्फ हैंडेक्स होता था, इतना बड़ा पत्थर का, अब उसको पकड़ करके ऐसे ऐसे मार रहे हैं। अब माइक्रोलिथिक हो गया है, छोटा सा 1 से 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा, इसमें हैंडल लगा दिया गया है। अब इसी में ठोक दिया गया, पिच लगा दिया गया और उसी से यूज किया जा रहा है। मानव स्मार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखना यह है कि ये कहां कहां पे ये सब साइट मिला है। तो कुल मिला जुला करके मेसोलिथिक पीरियड की विशेषता समझ गए, यानी मानव कहां से कहां पहुंच गया। पक्का भोजन बनाने नहीं लगा, पशु भी पालने ही लगा, घर बनाने ही लगा, युद्ध करने ही लगा, तीर कपान का विकास कर ये लिया है, पेंटिंग शुरू ही कर दिया। पेंटिंग तो खैर मध्य पूरा पाषाण काल से ही शुरू कर दिया था। तो ये सारे चेंज मानव के लिए एक अनोखी चेंज थी। अब हमको ये देखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एविडेंस इस तरह ये सारे एक्टिविटी के कहां कहां मिले हैं। कुल मिला जुला करके इतना ही एक्टिविटी हुआ है मध्य पाषाण काल का, जो नव पाषाण काल से और पूरा पाषाण काल से इसको भिन्न या अलग करता है। और 2 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग, हम सिर्फ चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तब तक आप लोग, हाँ ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आप समझ गया कि मानव कितना हाईटेक हो गया था। उसका जीवन सरल तो हो रहा था, लेकिन अब जटिल भी होने लगा था, क्योंकि मानव जितना ज्यादा टेक्निकल होगा उतना ही ज्यादा उसका जीवन कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। जितना ही ज्यादा मानव विकसित होगा उसकी आयु भी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लगेगा, और टेक्नोलॉजी पे जितना आप डिपेंड होंगे उतना ही आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे पहले का मानव का जो आयु होता था, लंबी आयु होता था, क्योंकि वो अपने शारीरिक क्षमता से मैक्सिमम अपने शारीरिक क्षमता का दोहन कर रहा था और स्वस्थ रहता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पे हम निर्भर हो गए, तो विविध प्रकार की बीमारियां हमको पकड़ने लगी है। टेंशन, डायबिटीज, पता नहीं बीपी, पता नहीं किस किस तरह की बीमारी। तो ये टेक्नोलॉजी वाला मानव धीरे धीरे अपनी लिए खुद कब्र खोदने लगा है। फिर भी उसके लिए फायदा भी है और हानिकारक भी है। अब हमको क्या देखना है? अब हमको ये देखना है कि भारत में जो मानव जीवन चेंज हुआ उसके साक्ष्य हमको कहां कहां से मिलते हैं। ये भी अपने आप में सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का साक्ष्य। जैसे पूछा जाएगा कि भारत में पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला। पूछा जा सकता है कि
गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ पे मिला। पूछा जा सकता है कि तीर कमान का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो इस तरह का जो प्रश्न है उसके जवाब हम लोग थ्रू एविडेंस देखने की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पे और कोई एविडेंस नहीं है, ना तो रिटन में है ना तो ओरल में है। जो भी एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल है, यानी कि वो हमको भूमि से मिला है खुदाई के दौरान। तो भारत में मिले मध्य पाषाण काल के साक्ष्य के विविध साक्ष्य। इसको समझने के लिए हमको बस वही करना है जो हम लोग पूर्ववत करते आए हैं। देखेंगे कि कहां कहां पे इसका विस्तार हुआ है। तो याद रखिए, जहां पे पेलियोलिथिक साइट थे वहीं पे मेसोलिथिक के भी साइट होंगे। कुछ नए जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि मानव अब धीरे धीरे विकसित हुआ है और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल खोजने के लिए वो अपने पुराने स्थलों को छोड़कर नए स्थलों की ओर भी चलना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा नए साइट भी मिलेंगे। तो कुल मिला जुला करके हमको देखना है राजस्थान गुजरात का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे खोजना है इसके साइट। राजस्थान गुजरात। दूसरा महत्वपूर्ण साइट है उत्तर प्रदेश यूपी। मिलने के लिए तो बिहार झारखंड बंगाल में भी मिला है, तो ये भी बिहार झारखंड बंगाल बीजेपी। नेक्स्ट साउथ में भी हमको देखना होगा, तो साउथ में आंध्रा, मध्य प्रदेश में वही सबसे फेमस साइट भीमबेटका एमपी। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण साइट हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, जहां से हमको मेसोलिथिक पीरियड का एविडेंस मिलेगा। मध्य पाषाण काल का जो सबसे पॉपुलर साइट है वो है इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में। 3 महत्वपूर्ण स्थल है, सराय नाहर राय, ये तीनों नाम याद रखिएगा। इलाहाबाद कहां पे है? यूपी में। तो यूपी में प्रतापगढ़ एक जिला है। प्रतापगढ़, हम यूपी की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला में 3 महत्वपूर्ण साइट है, सराय नाहर राय। आप लोग पढ़ पा रहे हैं हैंड राइटिंग कि दूसरे तरीके से और बड़ा बड़ा लिखें? देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा नहीं पढ़ पाएंगे तो बोल दीजिएगा। नाहर राय, सराय नाहर राय, फिर से लिख देते हैं बड़े अक्षरों में। ये 3 फेमस साइट है, अक्सर पूछा जाता है। सराय नाहर राय, दूसरा साइट है महदहा, तीसरा साइट है दमदमा। ये 3 पॉपुलर साइट है मेसोलिथिक पीरियड का, जो प्रतापगढ़ में इलाहाबाद के पास मिला है। महदहा, 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 MAHDAHA, महदहा, MAHDAHA, महदहा। ये दमदमा, DAMDAMA, दमदमा। सराय नाहर है, महदहा और दमदमा, ये तीनों पॉपुलर साइट है उत्तर प्रदेश का। याद रखिए, सराय नाहर राय और महदहा मेसोलिथिक पीरियड का सबसे प्राचीन स्थल है। ये दोनों साइट मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल है जो खोजे गए हैं। अब यहां पे इन दोनों ही जगहों पर सराय नाहर राय और महदहा में कुछ अनोखी चीज मिलती है। अनोखी चीज ये मिलता है कि यहीं पर चूल्हे का एविडेंस मिलता है। गर्त चूल्हा, गर्त चूल्हा समझ रहे हैं आप लोग? देहात में देखे होंगे, महिलाएं अक्सर क्या करती है, चूल्हा बनाने से अपने श्रम को बचाने के लिए वो गड्ढा खोद देती है। देखें आप लोग, मान लो ये सतह है, ये भूमि है,
अब इस भूमि पे हमको चूल्हा बनाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इसके ऊपर बनाए, ऐसे बना दें। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई इसको कौन करेगा मेहनत, इसी को काट देते हैं। ये गड्ढा ऐसे बना दिया जाता है, ढलुआ, ऐसे ढलुआ गड्ढा बना दिया जाता है। तो ये गर्त चूल्हा का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। समझ में आया? हाँ, और दूसरी बात जो इस जगह से मिलता है कि मानव का अंतिम संस्कार भी यहां से मिलना शुरू हो जाता है। तो गर्त चूल्हा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। और अंतिम संस्कार, ये कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ये दो क्षेत्र से, महदहा और सराय नहर से। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम साइट है महदहा और सराय नहर राय। सराय नहर राय से और भी कई विशेष चीजें मिलती हैं। जैसे कि एक अनोखी चीज यहाँ पे ये मिलता है कि यहाँ पे एक कंकाल मिला है जो दफनाया गया है। उस कंकाल के सीने में तीर कमान से जो तीर होता है वो उसके सीने में धंसा हुआ है। जैसे कि हम लोग बात किए थे इससे पहले ओवरव्यू में कि आपस में युद्ध शुरू हो गया था और तीर का प्रयोग शुरू हो गया था। तो एक बॉडी मिला है कंकाल, उसमें तीर धंसा हुआ है, वो सराय नहर राय से ही मिला है। तो कंकाल में धंसा हुआ बाण का अग्रभाग, धंसा हुआ बाणाग्र। एक और चीज यहां पे मिला है, वो ये मिला है कि जब कंकाल का ये किया जा रहा था तो उसमें देखा गया कि एक कंकाल के दांत में कीड़ा जैसे नहीं लग जाता है, तो कीड़ा लगा है और उसको लोग ठीक करने की कोशिश किए हैं। तो दंत रोग, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं ऑस्टियोसिरोसिस था, यानी कि हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हो गया था। दांत भी तो हड्डी ही होता है, तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट करने का प्रयोग शुरू हो गया है। तो दंत रोग और उसके इलाज का प्रयास, इस काल में हमको देखने को मिलता है। अब देखिए मानव कितना स्मार्ट हो गया। कहां पे पेड़ पे रहता था, इधर उधर भटकता था, अब चूल्हा बनाने लगा, घर बनाने लगा और आपस में लड़ाई करने लगा। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो विकसित हो गया है। सराय नहर के साथ महदहा में भी कुछ अनोखी एविडेंस मिली है जो हमें मध्य पाषाण काल के लोगों के विश्वास, उनके प्रैक्टिस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वो ये मिल रहा है कि पुरुष और स्त्री के बीच जो सोशल डिस्टेंस था वो अब धीरे धीरे मतलब समानता या इक्वलिटी की प्रयास शुरू हो गई है। कैसे? यहाँ पे जो महदहा में एक बॉडी मिला है उसमें पुरुष के साथ स्त्री को भी दफनाया गया है, एक साथ दफन, जिसको युग्म स्वाधान कहा जाता है। युग्म स्वाधान यानी पुरुष के साथ स्त्री को दफनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये उनकी मानसिकता हो सकती है, जैसा इतिहासकारों ने आकलन किया है कि या तो ये इनकी मानसिकता होगी कि भाई परलोक में जाकर के भोग करने के लिए या जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी संगनी को लेकर के हम जाएंगे,
अपनी जीवन संगनी या अपनी पत्नी को। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई पुरुष के साथ जहां पे पुरुष दफन है वहां पे हम स्त्री को भी दफन करेंगे, इससे इक्वलिटी हो सकता है। हालांकि कुल मिला जुला करके एक ऐसा धारणा है कि जो कार्य विभाजन का कॉन्सेप्ट है कि पुरुष ये करेगा स्त्री ये करेगा, ये पेलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल से ही चले आ रहा था, जिसको आज हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। ये पहले से ही पूरा पाषाण काल से चले आ रहा है। पूरा पाषाण काल में ही आपको ये चीज दिखने लगता है कि पुरुष के अलग अलग कार्य थे, महिलाओं के अलग अलग कार्य थे। आज हम इस चीज को मिटाना चाहते हैं, कहते हैं नहीं पुरुष और स्त्री में क्या भेद है, जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकता है। तो ये जो कार्य विभाजन का कॉन्सेप्ट था वो उसी समय से चले आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये मिलता है साक्ष्य की नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों को समान महत्व समाज में दिए जाने का प्रयास शुरू हो चुका था। महतहा में ये भी साक्ष्य मिलता है कि जो श्रृंगार प्रसाधन के समान है, जैसे कि कुंडल, माला, जो हड्डियों के बने हुए हैं, वो एक नरकंकाल के साथ मिला है। बॉडी दफन है और उसके गले में हड्डियों का माला और कुंडल मिला है। तो माला और कुंडल यानी मानो श्रृंगार प्रेमी हो गया था, अपने को आकर्षक बनाने के लिए, या हो सकता है कि तंत्र साधना या तंत्र विद्या के लिए या तांत्रिक उद्देश्यों के लिए ऐसा करता हो। लेकिन इस तरह का प्रयोजन से के लिए माला और कुंडल का प्रचलन शुरू हो गया था। विशेष करके जो एविडेंस मिला है वो महतहा से मिला है। और स्वाभाविक है कि ये किसी जानवर के हड्डी का बनाया गया हो, और वो हड्डी का ही है, इसीलिए इससे पता चलता है कि मानव थोड़ा सा स्मार्ट हो गया था। एक और जो दमदमा साइट है, दमदमा साइट में भी महतहा का हुआ। दमदमा साइट में भी इसी तरह के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण साइट है दमदमा, दमदमा में भी दांत का माला मिलता है। किसी जानवर का दांत है उसका माला। तो इसे ये पता चलता है कि सामान्य सी बात हो गई थी कि माला पहनना है। और एक और चीज मिलता है, हाथी दांत का लॉकेट। हाथी दांत का लॉकेट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे और कब मिला है, तो मेसोलिथिक पीरियड में मिला है और दमदमा से मिला है। महदहा से एक अनोखी चीज ये भी मिला था कि दो बड़े बड़े बाट जो होते हैं, जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे, आज भी गांव में प्रचलन में आता है चक्की। जैसे यहाँ पे एक सील होता है, उसके नीचे एक सील होता है, और इस सील को ऐसे घुमाया जाता है, ऊपर वाला सील घूमता है ऐसे, और इसमें एक बीच में होल होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जाता जिसको हम लोग कहते हैं, जाता। हाँ, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे शुरू हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि मानव अब अन्न का विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग करने लगा, या उसके स्वरूप परिवर्तन करके उसको अलग अलग तरीके से उपभोग करने लगा था। तो ये कुछ ऐसे एविडेंस है जो मानव को बता रहा है कि न तो ये सिर्फ स्मार्ट हुआ बल्कि परमानेंट भी होने लगा, और पकाया हुआ भोजन भी खाने लगा, और ये श्रृंगार प्रसाधन भी करने लगा, और आपस में युद्ध भी करने लगा। तो कुल मिला जुला करके आप पालतू पशुओं का पालन करने लगा। तो इसका मतलब यह है कि मानव सिविलाइज होने लगा, सभ्य होने लगा, यानी कि सभ्यता की शुरुआत हो गई। अब अगर हम बात करें तो यहां से ये सभ्यता की शुरुआत हो गई। अभी हम इसको संस्कृति नहीं कहें। हाँ बोलो। पक्के भोजन का साक्ष्य नहीं मिला है, चूल्हा मिला है। पका हुआ भोजन तो अन्न ये मिलेगा तो खत्म हो जाए। बोलो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। क्या बोल? हम्म हम्म मांस को भूनने का
अच्छा अच्छा। मतलब मांस को ये करके पका कर। अच्छा, वो हम समझ गए मतलब कि चूल्हा में उसको पका करके यूज, तो जहां पे चूल्हे का साक्ष्य मिलेगा वहीं, हाँ, जहां पे चूल्हे का साक्ष्य मिलेगा वहीं पे ये चीज मिलेगा। कॉमन सेंस लगा लो, कॉमन सेंस। तो कहां पे चूल्हे का आपको साक्ष्य मिला है? सराय नाहर राय में मिला है। हाँ, तो जहां पे चूल्हा मिला, जहां पे भी चूल्हा मिला, ये थोड़ा सा अपना भी आईक्यू लगा लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज रट के नहीं रहेंगे। जहां पे चूल्हा मिला है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी किया गया है। हाँ, कुछ ना कुछ इस तरह के आप देखेंगे कि बाद में क्या होता है कि बूचर खाना भी मिलने लगता है, सल्टर हाउस। जैसे कि राजस्थान में एक जगह है बागोर, बागोर में लोग अब बूचर खाना बनाने लगे हैं, यानी कि आप जा करके वहां से खरीद करके ले आ सकते हैं बार्टर सिस्टम में। हाँ, मीट वगैरह। अब मान लीजिए कि आप असहाय हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कबीले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिकार में पार्टिसिपेट किया हो, तो आप कुछ वहां के कबीले के लिए कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसके बदले में भोजन चाहिए, तो आप बूचड़ खाने में वहां से ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सोशलाइजेशन, कल्चराइजेशन, पॉलिटिलाइजेशन सब कुछ शुरू हो गया। राजनीति भी शुरू हो गया, सांस्कृतिक गतिविधि भी शुरू हो गया, सामाजिक क्रियाविधि भी शुरू हो गया, आर्थिक क्रियाविधि भी शुरू हो गया। मानव अब धीरे धीरे सब शुरू कर दिया। तो यहीं से सिविलाइज होने लगा मानव, सभ्यता यहाँ से, सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू हो गया मानव का। अभी हम इसको संस्कृति नहीं कहेंगे, संस्कृति तब कहेंगे जब इसमें धर्म का इंटरफेयर हो जाएगा। जब रिलीजन इंटर कर जाएगा तो वो सिविलाइजेशन कल्चर हो जाएगा, क्योंकि कल्चर सेंटर में आता है तो सिविलाइजेशन को रेगुलेट करने लगता है, उसको दिशा निर्देशित करने लगता है। जैसे कि हर एक संस्कृति में देखेंगे तो हर एक संस्कृति डिसाइड होता है या गाइडेड होता है बाई रिलीजन। जैसे हिंदू संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति, फलना संस्कृति, तो ये संस्कृति, तो उसी धर्म के अनुसार उनका रहन सहन, उनका खान पान, उसका पहनावा ओढ़ावा, बात विचार, वैवाहिक संबंध, सब कुछ निर्धारित होने लगता है। तो मानव यहाँ से सिविलाइज होना शुरू हुआ। सिविलाइज का मतलब हुआ कि अनुशासित होना शुरू हो गया, अब डिसिप्लिन में आ गया। उसका सब लाइफ पहले से फिक्स कर दिया गया कि आपको ये करना है ऐसे। हाँ, ये सब कुछ यहाँ से शुरू हो गया। दमदमा में, जैसे एक हमको याद आ रहा है, दमदमा में जला हुआ एक अनाज का साक्ष्य मिला है। जैसा आप जो ये साइट है दमदमा, दमदमा में जले हुए अनाज का कुछ टुकड़ा मिला है। तो उससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि भोजन को पकाने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो जब भी अगर आपको भोजन के पकाने का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाए तो इन्हीं तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। मांस वांस का पूछे या अन्न के बारे में पूछे। हालांकि अन्न वाला अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है उसके बारे में, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि दमदमा में उनको पके हुए अन्न के टुकड़े मिले हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने सालों तक, इतने वर्षों तक वो कैसे बचे रह गया, ये भी सोचने वाली बात है। या क्या उतने लंबे समय तक बचे रह सकता है, या आपके मन में सवाल आता होगा। तो याद रखिए वो अपना रूप तो बदल ही चुका होगा, कोई भी अन्न होगा अगर जल गया है तो। लेकिन जलने के बाद जब हम लोग उसको, हमारे पास 2-3 मेथड है जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। वो कैसे? तो हाँ, एक चीज, एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है कार्बन 14 का, C14 से हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे जैसे जो चीज जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ते चली जाती है। आपको पता ही है कार्बन हर एक चीज में पाया जाता है। तो C14 से हम अनुमान लगा देते हैं कि कोई भी चीज कितना पुराना है और उसमें कार्बन की मात्रा क्या है। और जब हम ये देखें कि भाई कुछ हमको अन्न का ऐसा अवशेष मिला, उस अवशेष को जब हम एनालाइज करना शुरू किए तब पता चला कि कार्बन जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित अवस्था में, जला हुआ अवस्था में। इससे हमने अनुमान लगाया कि ये अन्न का दाना है।
ऐसा नहीं है कि वो साबुत बचा हुआ था और हम उसको देख लिया और देख करके उसका अनुमान लगा दिए। तो थोड़ा सा एक माइनर हमको अवशेष दमदमा में मिला है, ठीक है। और पशु का या जानवरों का या आप कह सकते हैं मांस को पका करके खाने का कॉन्सेप्ट ये तीनों ही जगहों पर है, क्योंकि इन तीनों ही जगहों पर हमको गर्त चूल्हा मिला है। तो गर्त चूल्हा मिला है, इसका मतलब अब भोजन को पका करके खाने का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो गया था, ठीक है। समझ में आया? हाँ। तो उत्तर प्रदेश के ये 3 महत्वपूर्ण साइट हैं, तीनों एकदम दिमाग में रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। अब आइए चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, जो महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य प्रदेश का सबसे जो लोकप्रिय स्थल था, और आपको पता ही है कि ये वो स्थल है जो पेलियोलिथिक पीरियड से लेकर के प्रागैतिहासिक काल तक रहा है, वो है भीमबेटका। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये हमसे अवश्य पूछा जाता है। अब इस जगह को खोजने का जो श्रेय है वो एक इतिहास पुरातत्वविद थे V.S. वाकणकर, उन्होंने ही भीमबेटका साइट को खोजा था। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी किसी इतिहास में पूछा जा सकता है। V.S. क्योंकि ये बहुत पॉपुलर साइट है, इसलिए इसके खोजकर्ता को भी हमको जानना होगा। V.S. वाकणकर, इन्होंने ही इस साइट को भीमबेटका को खोजा था। अब भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जो मानव को उस समय, मानव के इतिहास के उस समय से गवाह है जब मानव जानवर से थोड़ा सा पृथक हुआ था, और जब मानव V.S. वाकणकर, VAKANACAR, वाकणकर, V.S. वाकणकर, ये पुरातत्वविद थे, आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही इस साइट को खोजा था। यहां पे जो अनोखी अनोखी बातें हैं वो हमको याद करके रखना है। सबसे पहले तो भीमबेटका में जो टोटल केव है, गुफा, आप कभी मौका मिलेगा जीवन में तो जाइएगा, वहां पे लगभग 700 गुफा है, छोटे बड़े मिला करके लगभग 700 गुफा है। आप समझ लीजिए कि कितना वो महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भीमबेटका जो साइट है वो भारत का सबसे आकर्षक या सबसे पॉपुलर साइट है स्टोन एज का या लिथिक पीरियड का, और इसमें इसको खोज करने का श्रेय V.S. वाकणकर को जाता है। उन्होंने लगभग हमको लगता है कि 1958, कोई कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दिखाई दे रहा है, वाकणकर, वाकणकर है अड़क, वाकणकर। ये मराठी लोग होते हैं। कर जहां पे लग गया, लास्ट में नाम के आगे अगर कर लग गया है तो समझ लो मराठी आदमी है वो। हाँ, तो ये वाकणकर महोदय ने खोजा। यहाँ पर 700 साइट इनको मिला। 1958 की बात है। इससे 2 साल पहले, 58 से 2 साल पहले नासा बना था 1956 में, अमेरिका का नासा। तो ऐसे ही याद रखना, हालांकि ये डेट नहीं पूछा जाएगा, ये नाम सिर्फ याद रखिएगा। ये साइट ऐसा साइट है जहां पे सर्वाधिक जो केव है यहाँ का वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और इसमें लगभग 475 केव में, टोटल जो 700 केव है या गुफा है उसमें 475 केव में पेंटिंग मिलता है, चित्रकारी मिलता है। तो चित्रकारी यहाँ का अनोखा, इसी चित्रकारी से हमको इतिहास को जानने और समझने का मौका मिलता है। अब इसमें चित्रकारी क्या क्या है ये भी हमको जान लेना है। तो सबसे ज्यादा जो केव है वो मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा, और उसमें चित्रकारी 475 केव में। अब इसमें जो चित्रकारी किया गया है अगर आप देखेंगे तो
जुलूस का चित्र मिलता है, जैसे जुलूस निकाला गया है उसका चित्र, शिकार करने का चित्र, ये सब चित्र से आपको ये समझना है कि मानव यूनाइट होने लगा था, सोशलाइज्ड होने लगा था, पॉलिटिकली एक्टिव होने लगा था। इससे इसका मतलब ये है, ये चित्रकारी से पता चलता है कि मानव क्या सोच रहा था और क्या कर रहा था। तो जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई होगी किसी के नेतृत्व में। यहां पे सेना के द्वारा जो हथियार यूज किया जाता था तो उसका भी साक्ष्य मिलने लगता है। सेना का सैन्य हथियार, जुलूस, शिकार करना, सैन्य हथियार। और इसके अलावा हमको जो एक और अनोखी चीज मिलती है वो है कि देवी देवताओं पर, अब स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में यानी कि ईश्वर के बारे में भी यहां से प्रयोग शुरू हो जाता है। तो देवी देवता का भी चित्र मिलता है। ये भीमबेटका का साइड से, यही 475 जो गुफा है इसी में चित्रकारी की गई है, बाकी में चित्रकारी नहीं है, इन्हीं गुफाओं में ये मिलता है। यहाँ पे एक और चित्र मिलता है वराह अवतार का, विष्णु का वराह अवतार। वराह अवतार जानते हैं आप लोग? जहां बाकी लोग जानते होंगे, जिसमें जानते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें वराह, हाँ हाँ, वराह अवतार में, वेरी गुड, वराह अवतार में दिखाया गया कि धड़ जो है वो सुअर का, शुकर का है। आप लोग देखे होंगे, जैसे वो जो अवतार सिस्टम दिखाया गया है ना, वो अवतार क्या है? अवतार सिस्टम दरअसल ह्यूमन एवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। मत्स्य अवतार से शुरू करो, मत्स्य अवतार से लेकर के जितने भी 12 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, 10 अवतार मानव का एवोल्यूशन है कि कैसे मानव इस जगह पे पहुंचा है। किसी दिन बताएंगे उसका। जैसे एक लड़का था, अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने गया था ह्यूमन एवोल्यूशन पर। तो जब वो पढ़ करके आया तो वो अपनी माँ से मिला और ये बात बोलने लगा। तो उसकी माँ बताई कि तुम 10 अवतार के बारे में नहीं जानते हो? तो बताई कि जो 10 अवतार है वो मानव का एवोल्यूशन है। जैसे हम लोग भी ये भी पैलियोलिथिक में पढ़े थे कि मानव का जो जीवन की शुरुआत हुआ, या इस धरती पे जो जीवन की शुरुआत हुआ, वो जल से शुरू हुआ, जल में, यानी मत्स्य अवतार से शुरू हुआ। तो यहाँ पे मानव इस स्टेज पे पहुंच गया कि मानव में दोनों ही सब तरह का गुण है। क्या क्या दिखता है? ये जो वराह अवतार दिखाया गया है, जो भीमबेटका में मिलता है, इसमें यह दिखाई देता है कि ये जो धड़ है ये सुअर का, शुकर का है, पिग का है। समझ में आया? हाथ जो है आप कह सकते हैं दांत, वो हाथी का है, दांत हाथी का दिखाया गया है। धड़ सुअर का, दांत हाथी का, और नाक जो है वो गेंडे का दिखाया गया है। अब आप कल्पना कीजिए वराह अवतार का फिगर, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सिंह भी दिखाया गया, सिंह का भी चित्र है, तो उसमें सिंह भैंसे का दिखाया गया है। अब ये आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की ईश्वर की कल्पना की जा रही है। इसका मतलब यह है कि मानव, इसका मतलब ये, इस चित्र का मतलब यह है कि मानव जिसकी आराधना कर रहा है, जिस ईश्वर की आराधना कर रहा है, वो इन सबों का सृष्टि करता है, सबको बना रहा है। वो हमसे कोई, हाँ, नाक गेंडे का नाक, हाँ, दांत हाथी का, सिंह भैंसे का, और धड़ शुकर का। ये भीमबेटका से चित्र मिला है। ठीक है। एक और चीज भीमबेटका में ही
सॉरी भीमबेटका कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही एक साइट मिला है, उसका नाम क्या है, जओरा गुफा, जओरा केव। यहां पे एक नया फिलॉसफी हमको दिखता है। नेक्स्ट एमपी का दूसरा साइट भीमबेटका हो गया, नेक्स्ट है जओरा केव। जओरा केव में मानव का पंच तत्व का जो सृजन है, जैसे आप और हम जानते हैं, जो इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी है, भारतीय धार्मिक दर्शन, उसमें बताया गया कि ये संसार या ये जगत का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। पंच तत्व जानते हैं आप लोग, पंच तत्वों से इस जगत का सृजन हुआ है। क्या क्या? क्षितिज, जल, पवन, गगन और अग्नि। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ऐसे याद रखिएगा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, यही पंचभूत या पंच तत्व होते हैं। इसी से इस पूरा सृजन या प्रकृति का सृजन किया गया है। हर एक चीज में यही चीज पाया जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भीमबेटका से मिलना शुरू हो जाता है। सिलेंडर तो कहाँ है? वो तो किसी को दे दिए। हाँ, क्या करेगा वो डैडी जी के रखते हैं। हाँ, वो तो भिजवा के किसी को दे दिए। एक स्टोव में तेल तुल मिल नहीं रहा ना जल्दी, तो इसीलिए सब इस सिलेंडर है सोच रहे थे लेने का। तो दे दिए किसी को। तो क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये कॉन्सेप्ट भीमबेटका से शुरू हो जाता है, मिलने लगता है। यहाँ पे एक गुफा है, महोरा गुफा, महोरा केव, यहीं पे दिखाया गया है। धरती को भी, आकाश को भी चित्रांकित किया गया है और अग्नि को भी, इन तीनों को दिखा करके चित्रकारी की गई है। तो इस धरती, अर्थ, आकाश, अग्नि, वायु को दिखा करके उन पंच तत्वों की कल्पना की गई है। यानी मानव को यह समझ में आने लगा अब कि मानव क्या है। पहले जब जानवर था, कपी था, तो ये सबसे उसको भेद नहीं समझ में आता था, फिलॉसफी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब इसको ये चीज भी समझ में आने लगा कि कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर है जो इस तरह का काम करता है। जओरा JOUHRA, जौहरा। जौहर याद रखो, जौहर गुफा। जौहरा याद नहीं होगा तो जौहर याद रखना। महोरा नहीं, जौहरा। हाँ, जौहरा, JOUHRA, जौहरा। थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो जौहरा याद नहीं होगा तो जौहर याद रखना है। जौहर टर्म याद रखना। जौहर इसलिए याद रखना क्योंकि रानी पद्मिनी, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो ये वहां की महिलाएं समूह में जौहर की थी। जौहर का मतलब होता है अग्नि में कूद करके अपना जान देना। तो जौहर या जौहरा एक ही टर्म है। मध्य प्रदेश में उसका जगह का एग्जैक्ट नाम तो हमको नहीं आ रहा है याद, किस जगह पे है, किस जिला में है। अगर याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। एक और फैक्ट मेसोलिथिक पीरियड का ही याद रखिएगा। राजस्थान, अब ये हो गया एमपी का दो जगह, भीमबेटका और जौहरा। अब आइए हम लोग देखते हैं राजस्थान में तीसरा महत्वपूर्ण स्थल। हम लोग पॉपुलर साइट पे बात कर रहे हैं, ऐसे है बहुत सारा साइट, लेकिन उन सब साइटों में भी उन्हीं सब चीजों का जिक्र किया गया है और मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का जो महत्वपूर्ण साइट है वो है बागौर। अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत का ये एरिया है राजस्थान का, इधर है गुजरात, ये एरिया राजस्थान। यहाँ पे है जगह बागौर, BAGOUR, बागौर। ये बहुत फेमस साइट है।
मेसोलिथिक पीरियड का राजस्थान का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है पशुओं को पालने का, वो इसी जगह से मिलता है, बागौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यानी जब खोजा गया तो सबसे पहले यही मिला, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है पशुपालन करने का, बागौर से। बागौर में एक और अनोखा चीज मिला था कि यहाँ पे जो घर का फर्श बनाया गया था, जो स्तंभगत घर था, उसमें घर का फर्श बनाने के लिए पत्थर का उपयोग किया गया था। आप गर्त आवास को समझिए कहें कि जमीन को खोद करके इसमें घर बना लिया जाता था, इसके ऊपर स्तंभ लगा दिया गया था, स्तंभ गर्त आवास, और कुछ नहीं किया गया, सिर्फ खोद करके इसके ऊपर पराली डाल दिया गया तो यह स्तंभ गर्त हो गया। तो यहाँ पे जो फर्श है जमीन, इसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, यानी पत्थर ला करके फर्श पे बैठाया गया, जैसे आज हम लोग घर में बनाते हैं, टाइल्स वगैरह बिछाते हैं। तो बागौर की एक अनोखी विशेषता थी कि यहाँ के जो आवास थे, गर्त आवास, उसमें फर्श पर पत्थर बिछाए गए, पत्थर का प्रयोग। यानी मानो थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ पे भी अब फोकस करने लगा था। एक और चीज यहाँ पे मिलता है बागौर में, बागौर में ही हमको सल्टर हाउस या बूचड़ खाने का साक्ष्य मिलता है, बूचड़ खाने का, जिसको हम लोग सल्टर हाउस कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण एविडेंस आपको बागौर से संबंधित याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। बूचड़ खाना, बूचड़ खाना मतलब कि, हाँ बोलो, बागौर, बागौर, ये सब कुछ बागौर की बात कर रहे हैं। बागौर, बागौर राजस्थान में, बागौर भीलवाड़ा जिला में है, भीलवाड़ा जिला पड़ता है, भीलवाड़ा। गए हैं आप लोग कभी राजस्थान? कोई राजस्थान? हाँ, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, वहीं पे है बागौर। ये 3 माइलस्टोन एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिकल। एक तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, ये अक्सर पूछता है, दूसरा फर्श पर पत्थर का प्रयोग, और तीसरा बूचड़ खाना। एक और चीज मिला है लेकिन वो विवादास्पद है कि ये कैसे मिल गया। वो ये मिला है कि यहाँ पे एक नरकंकाल मिला है, उस नरकंकाल के सीने पे, उसके इस पे सिक्का धंसा हुआ, क्वाइन धंसा हुआ है। तो उसको लेकर के इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, और भी सिक्का किस समय का, तो मिडिल एज का। तो वो ये लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति को वो कंकाल कभी मिला होगा और उसका उसने मिसयूज किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एक कंकाल मिला है, कंकाल के सीने में सिक्का धंसा हुआ है, जो मुस्लिम काल का सिक्का है, इस्लामिक रूल जब भारत में था तब का। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जो इस्लामिक सिक्का है। भारत में इस्लामिक शासन जब शुरू हुआ था तो सिक्का प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जिसने टंका शुरू किया था, चांदी का टंका। भारत में जो इस्लामिक सिक्का शुरू हुआ उसको टंका कहा जाता था। हालांकि भारत में सिक्के का प्रयोग गुप्तों और उससे पहले भी था, मगध साम्राज्य में भी था, लेकिन गुप्तों के समय में उसको दिनार कहा जाता था। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सिक्का मिला है ये इस्लामिक सिक्का है, जो थोड़ा सा विवादास्पद है कि ऐसा कैसे हो गया। किसी बॉडी में इस्लामिक शासन के समय का सिक्का कैसे मिल सकता है। तो एक और राजस्थान का हो गया बागौर। अब राजस्थान के बाद चलते हैं हम लोग गुजरात। बागौर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कहां पे है? नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में एक जगह है लंगनाज।
ये भी साइट का नाम पूछा जाता है, लंघनाज। लंघनाज लंघनाज इसलिए आकर्षण या इतिहासकारों के नजर पे चढ़ा क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में गिर ये है एक तरह का गेंडा पाया जाता है यहाँ पे, विशेष किस्म का, जिसको राइनो आप कह सकते हैं, राइनो पाया जाता है और उसका एविडेंस यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। और आकर्षण या विस्मय करने वाली बात यह है कि इसके हड्डी से औजार बनाया गया है। तो गुजरात में तो ऐसे भी आपको पता है कि गेंडा है, गेंडा राइनो यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इस गेंडे के हड्डी से औजार बनाने का साक्ष्य, जैसा कि हम लोग देखे थे कि माइक्रोलिथिक में छोटे छोटे जो औजार बनाए जाते थे उसमें नाली टेक्नोलॉजी या नाली तकनीक के माध्यम से उसको सहायक औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसमें प्रमुख हड्डी होता था, प्रमुखतया से हड्डी का प्रयोग किया जाता था। तो गुजरात के लंघनाज में राइनोज हड्डी का प्रयोग हथियार के सहायक के रूप में किया गया है। समझ में आया? हाँ, अब आइए साउथ में देखते हैं। तो साउथ में तमिलनाडु में एक स्थल है टेरी, TERI, टेरी। वो मध्य पाषाण काल का एक पॉपुलर साइट है और टेरी की विशेषता यह है कि मछुआरा समुदाय यहां पे मिलता है जो फिशिंग करता है, मछली मारता है। तो मछुआरा समुदाय का साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में तमिलनाडु के टेरी से मिलता है। मछुआरा अर्थात इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि मानव इस समय न सिर्फ अब जंगली पशुओं का शिकार कर रहा था, उनको कच्चा खा रहा था और थोड़ा सा विकसित होकर के पका करके खाने लगा, बल्कि ये मछली का भी शिकार करने लगा। विशेष करके कहाँ का मानव? तो स्वाभाविक है कि जो कोस्टल रीजन का मानव होगा, तटवर्ती क्षेत्र का मानव होगा, जो इन क्षेत्रों में पहुंच गया होगा, वो अब मछली का भी शिकार करने लगा और मछली को भोजन के साधन के रूप में प्रयोग शुरू कर दिया। तमिलनाडु में और भी जगह है, लेकिन टेरी पाषाण काल में था, पल्लवरम पेलियोलिथिक काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल का जो ये है वो टेरी आकर्षण का केंद्र है। एक और बात याद रखिएगा मिसलेनियस है विविध में, कि भीमबेटका में जो चित्रकारी किया गया है उसमें अधिकतर जो रंग यूज किए गए हैं, ये भी कभी कभी पूछता है, उसमें लाल और नीला रंग, रेड एंड ब्लू का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। जो चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है भीमबेटका में, वहां पे लाल और नीला रंग का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल में जो बिहार में साक्ष्य मिलता है, बिहार में वो स्वाभाविक है कि जैसा पहले मिला था भागलपुर और राजगीर, ये दो प्रमुख स्थल है बिहार में। और झारखंड में भागलपुर और राजगीर। और झारखंड में जो मिलता है वो मिलता है रांची से। रांची
इसका मतलब यह है कि कैसे हमको क्या मिला होगा, तो यहाँ पे माइक्रोलिथिक औजार यूज किए जाते थे, सूक्ष्म औजारों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। एक और जगह है यूपी में, चौपानी मांडो, जैसा हम लोग पिछले में ही पढ़े थे, चौपानी मांडो। नेक्स्ट, चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास है, चौपानी मांडो। इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं को पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चौपानी मांडो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मानव का स्मार्ट स्किल दिखता है। ये है कि यहाँ पे मानव 2 तरह का काम करता है। एक तो अन्न का भंडार शुरू कर देता है, यानी जैसे हम लोग गांव देहात में देखे होंगे कि मिट्टी का हम लोग कोठी बना करके अन्न रखते हैं, तो अन्नागार, हाँ, अब अन्न को लोग, जंगली अन्न है, ये उपजा हुआ, ये किया हुआ नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, उसको उगाया हुआ नहीं है। वेरी गुड, हाँ, जंगल से जो अन्न मिला है उसको रख लिया गया। उगाने वाला कॉन्सेप्ट 600 BC से शुरू हुआ है। रोपण कृषि, जिसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, वेरी गुड, रोपण कृषि। रोपण कृषि 600 BC से शुरू हुआ भारत में, लेकिन जो जंगली अन्न है उसका स्टोरेज करने का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो गया। दूसरा एक और अनोखी चीज मिलता है चौपानी मांडो से, वो मिट्टी के बर्तन, जिसको मृदभांड कहा जाता है, ये भी मिलना शुरू हो जाता है। ये इलाहाबाद के पास है, चौपानी मांडो। तो इसका मतलब यह है कुल मिला जुला करके कि मध्य पाषाण काल का मानव सिविलाइज्ड हो गया है। अब यही मानव फिर आगे चल करके, हाँ, ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो चौपानी मांडो में मृदभांड मिला है, मिट्टी का जो बर्तन मिला है, विश्व में सबसे प्राचीनतम मृदभांड प्रयोग का साक्ष्य है। यानी कि दुनिया में कहीं भी लोग बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे, इलाहाबाद में करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो याद रखना है, ये फैक्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का प्राचीनतम मृदभांड प्रयोग का साक्ष्य है। पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे प्राचीनतम। आप एक और रोचक चीज आपको बता देते हैं, अनऑफिशियल ही है, इसको अनऑफिशियल ही समझो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जब हजारों की संख्या में गुरुकुल चलता था, उस समय यूरोप जंगल में ही रहता था, केव में ही रहता था, और आज यूरोप और अमेरिका कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो पूरे दुनिया में जो मृदभांड, जंगल में ही रहते थे। एक समय ऐसा था कि भारत जो सोचता था पूरा दुनिया सोचता था। जैसे अमेरिका आज सोचता, जो कुछ सोचता है पूरा दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमता है, पूरा दुनिया उसको फॉलो करता है। एक समय आया था, इतिहास में हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे बहुत राज खुलेगा परत दर परत, और ये चीज आपको हर एक जगह मिलेगा। आप जो चीज अभी कल्पना कर रहे हो, जो चीज देख रहे हो, भारत में कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पहले शुरू हो गया था। विश्व का एकमात्र भारत की ही ऐसी संस्कृति है जो 800 सालों तक किसी का पराधीन रहा, फिर भी अपना एग्जिस्टेंस रखता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यूएनडीपी का रिपोर्ट कर रहा है। आप यूएनडीपी का रिपोर्ट गूगल पे सर्च करना और देखना कि विश्व की एकमात्र यही संस्कृति है भारत की संस्कृति, जो अपने रियल कल्चर को एग्जिस्ट करता है, नहीं तो सब के सब खत्म हो गया। और मेंस में, यूपीएससी के मेंस में ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारत कैसे अपने मौलिक संस्कृति को आज भी बनाए रखा है और क्यों। ये सोचने वाली और रिसर्च वाली बात है। तो क्यों? क्योंकि भारत की जड़ें बहुत गहरी है, इसकी कल्चरल जो रूट है बहुत गहरा है, चाह करके भी इसको लोग नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए। आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे बहुत इतिहास से राज खुलने वाला है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा होता था। इसको सब कोई स्वीकार करता है। इसीलिए भारत कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण करने नहीं किया, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत में आक्रमण नहीं किया। सोचो, क्या भारत अगर गरीब होता,
भारत अगर लाचार होता तो क्या कोई इसको लूटने के लिए आता? कोई यहाँ पे आता? नहीं आता। लुटाई और चोरी और डकैती किसके यहाँ होता है? जो संपन्न होता है। तो भारत दुनिया का सबसे संपन्न देश था, इसीलिए भारत पर बार बार आक्रमण किया गया। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसी धरती है जहां पे हर एक कल्चर के लोग पाए जाते हैं। कोई दुनिया का कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो भारत की भूमि में नहीं है। ये समाहित करने का कल्चर रहा है, हर एक किसी को एक्सेप्ट करता रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमको यहां से एक और याद रखना, यही मृदभांड पे ही बता देते हैं। यहाँ पे जो मृदभांड मिला है, इस कहाँ पे? चौपानी मांडव। इस पे रस्सी का भी साक्ष्य मिला है, यानी लोग रस्सी बना करके इस बर्तन का उपयोग करते थे, रस्सी भी प्रयोग करने लगे थे। तो ये कुछ मौलिक बातें थी हम लोगों को जो जान करके रखना चाहिए था। महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कैसे ये अलग था और क्या इसकी विशेषताएं थी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसी बातें हैं जो पहले नहीं हुआ था और अब होना शुरू हो गया था।